Assalamualaikum. Welcome to the final lecture for our online distance learning classes. The topic that we are going to cover today are monitoring and information systems, and after that we will move on to the other topic, which is environment impact analysis. Okay, so moving on, first thing first, जो अभी तक हमने सारा सब कुछ कवर किया है, जो अगर आप अपनी कोर्स बुक देखने से उसके कुछ 3 पार्ट्स थे. फर्स्ट पार्ट था प्रोजेक्ट इनिशिएशन से रिलेटेड, और फिर प्रोजेक्ट प्लानिंग से रिलेटेड हमने कुछ टॉपिक्स कवर अप किए. अब जो ये टॉपिक है जो और प्रोजेक्ट कंट्रोल भी हमारे पास गुजरे, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन से रिलेटेड है. ओके, सो अगर हम बात करें प्रोजेक्ट मैनेजर की, सो हमने ये पहले बात किया था कि हमारे पास 3 बेसिकली पैरामीटर्स होते हैं. टाइम है, कॉस्ट है, या स्कोप है. The objective of project manager is to define project scope realistically and ultimately deliver quality product या फिर service on time, on budget and within scope. So basically जो है ये एम होता है, और ये बेसिकली आप कह लें कि ये ट्राइंगल जो बनती है बेसिकली दैट इज़ क्वालिटी. टाइम में जो है स्केड्यूल आ जाता है, कॉस्ट में लाजमी तो बजट है, स्कोप में परफॉर्मेंस आ जाती है. ये तमाम फैक्टर्स जो हैं मिला के बेसिकली एक प्रोजेक्ट को कह लें कि एक डिफ़ाइन करते हैं, या फिर एक प्रोजेक्ट मैनेजर के अप्रोच होती है उसको डिफ़ाइन करते हैं. अब इसमें लाजमी होता है, हमने डिस्कस किया था पहले भी कि हर बार जो है आपको किसी ना किसी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है. लेट्स से अगर आपने परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा आपने करनी है, क्वालिटी आपने इंटर्न आपने इम्प्रूव करनी है, सो टाइम पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा. या आप जो है अगर स्कोप या परफॉर्मेंस आप बढ़ाते हैं, सो हो सकता है कॉस्ट के ऊपर आपका इम्पैक्ट आ रहा हो. ओके, एक जो क्वेश्चन रेज होता है नॉर्मली वो यह है कि जी आपके पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और प्रोसेस मैनेजमेंट में क्या फ़र्क है. सो बेसिकली हमारे पास जो प्रोसेस मैनेजमेंट होता है, जब कोई भी आप प्रोसेस मैनेज कर रहे हैं, ऑपरेशंस में है, सो उसमें हमारी जो है कह लें कि मेन टास्क ये होता है कि हमने वेरिएबिलिटी को रिमूव करना है कि जो भी आपके पास प्रोसेस है वो यूनिफॉर्म है. जबकि जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है उसमें हमें उस वेरिएबिलिटी को एक्सेप्ट करना पड़ता है. उसकी वजह यह है कि प्रोजेक्ट जो है एक यूनिक इवेंट है, ठीक है, और नॉन रूटीन है, वन टाइम है. सो इस वजह से जो है हमें उसे एक्सेप्ट करना पड़ता है, और इसके मुताबिक जो है फिर एज़ पर एक्चुअल प्रोजेक्ट मैनेजर जो है अपनी स्ट्रैटेजीज चेंज करता है. यहाँ मॉनिटरिंग एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम है. मॉनिटरिंग से हम स्टार्ट करते हैं. मॉनिटरिंग बेसिकली इज कलेक्टिंग, रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग इंफॉर्मेशन कंसर्निंग एनी एंड ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस. कंट्रोलिंग जो है this is basically the uses the data supplied by monitoring to bring actual performance into compliance with the plan. Evaluation है judgment regarding the quality and effectiveness of the project performance. जो चीज़ें हम मॉनिटर करना चाहते हैं वो लाजमी होता है हम टाइम को, या फिर स्केड्यूल हो गया, कॉस्ट होगी और स्कोप होगी, इनको हम जो है कवर अप करना चाहते हैं. और अगर लेट से इसमें किसी चीज़ में हम लैग कर रहे हैं या कि उसमें कोई इशू आ रहा है, सो क्लोज लूप सिस्टम है कि आप जो है इसमें रिवाइज प्लान या स्केड्यूल वगैरह आप जो है अप्लाई जो है करते रहते हैं ताकि हम जो है इसे करेक्ट कर लें. ठीक है, लेट से अगर एक जगह पे आप कहीं लैग कर रहे हो सकता है आप एक्स्ट्रा रिसोर्सेज जो हैं यहाँ से मंगवा लें. ये बेसिकली कहाँ से पॉसिबल हो गया, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग के थ्रू ही पॉसिबल हो सकेगा. ओके, ये अगर आप इमेज देखें, सो आई थिंक ये आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ आइडिया देगा कि अगर लेट से आप जो प्रोजेक्ट जो है वो आपके पास मिल गया हुआ है, और अब आपने इसे प्लानिंग और स्केजुलिंग से होते हुए अब आपने इसे रिपोर्टिंग एंड मॉनिटरिंग पे लेके आना है. सो जैसे ही आपके पास रफ ड्राफ्ट आया, आपने एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको जो है एक बार देखा, उसको अप्रूव किया, इनिशियल प्रोजेक्ट जो है आपका इनिशिएट हो गया, हर एक के पास जो है आपका तमाम स्केड्यूल और वो तमाम डेटा जो है चला गया. अब साथ साथ क्या हो रहा है कि वीकली प्रोग्रेस जो है वो आपकी स्टेटस रिपोर्ट वगैरह वो साथ साथ आ रही हैं, जिसकी वजह से आपके तमाम जो एक्शंस हैं उनको वो भी सारे हायर मैनेजमेंट भी देख रही है, आप बीइंग प्रोजेक्ट मैनेजर आप भी उसे देख रहे हैं, और उसके मुताबिक साथ साथ आप इसमें एडजस्टमेंट्स भी करते जा रहे हैं, और वो तमाम एक्शंस जो हैं कह लें कि रिव्यू एंड एक्शन एज रिक्वायर्ड वो आप लेके तो मैनेजमेंट को भी साथ साथ इन्फॉर्म करते जा रहे हैं कि जी ये चेंजेस बीच में आ रही हैं. सो आगे चलते हैं. जब भी हम मॉनिटरिंग सिस्टम जो है लेट से डिज़ाइन करने लगेंगे प्रोजेक्ट के लिए, सो जो की पैरामीटर्स हैं जिनको हमने कंट्रोल करने या जिनके ऊपर हमारी नज़र होगी वो स्कोप है, कॉस्ट है और टाइम है. ये 3 फैक्टर जो हैं मिलके किसी भी प्रोजेक्ट की सक्सेस और फेलियर को डिटरमिन करते हैं. जब भी हमने डिज़ाइन करना है, ठीक है,
वी हैव यानी कि इसमें कुछ रिकमेंडेशन हैं जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट we do not want to avoid collecting necessary data because it is hard to get, ठीक है, do not want to collect too much data, or the next step is to design a reporting system that gets the data to the proper people in a timely and understandable manner. अच्छा, देखें इशू अब यहाँ क्या आ जाता है। एक तो यह है कि जब एक प्रोजेक्ट आपने मॉनिटरिंग वगैरह आपने प्रॉपर आपने इस्टेब्लिश करना है, ठीक है, सो उसमें जो नेसेसरी डाटा है वो आपको चाहिए। अगर आपने किस बंदे को कितना एक इन्फॉर्मेशन चाहिए वो भी आपको जो है डिटरमिन करना पड़ेगा। जिस तरह हायर मैनेजमेंट आप उसको कह लें कि जो उनको बातें बताई जाती हैं, ठीक है, जिस नज़रिए से या जिस पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आप लोअर मैनेजमेंट के साथ आप शेयर नहीं कर सकते। और लोअर मैनेजमेंट को लाजमी बात है उनसे वर्क से रिलेटेड ज़्यादा डिटेल, उस काम से ज़्यादा डिटेल होगी। जो प्रोजेक्ट मैनेजर है या फिर आपके पास जो हायर मैनेजमेंट है उसको इससे गर्ज नहीं है कि जो वर्क पैकेजेस या वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर के बिल्कुल माइन्यूट एक लेवल तक जो है आप कौन सा ऐसा काम हो रहा है। सो ये आपको जो है इसमें देखना पड़ेगा। और जो भी नेसेसरी डाटा आपको रिक्वायर्ड है रिगार्डिंग कॉस्ट कैजुअल एंड कह लें कि कॉस्ट कैजुअल एंड कॉस्ट स्कोप एंड टाइम, ठीक है, उससे रिलेटेड जो है आप जो है यहाँ कह लें कि आप गैदर करेंगे। ओके, उसके साथ साथ जो है वंस वी नो द डाटा वी वांट वी नीड टू डिसाइड हाउ टू कलेक्ट इट, ठीक है। इसको जो है इसका एक आपने सेट करना है कि आपने ये डाटा कैसे कलेक्ट करना है। शुड द डाटा बी कलेक्टेड आफ्टर सम इवेंट, यानी कि आप किसी ऑर्डर के बाद या कोई प्रेसिडेंस वगैरह आप सेट करेंगे, या फिर आप कहेंगे जी वीकली हमें रिपोर्ट मिल जाए या डेली रिपोर्ट मिल जाए या वीकली आप मीटिंग वगैरह करेंगे। सो इस तरह जो है डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ जो हैं हो सकती हैं। आपने किस तरह करना है, आपने रेगुलर करना है कि नहीं करना। फिर इसमें भी डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं कि रिपोर्ट जो है किस किस्म की रिपोर्ट है, रेगुलर रिपोर्ट है या फिर आपके पास इवेंट रिपोर्ट है या फिर कोई स्पेशल रिपोर्ट है। सो रिपोर्ट्स की भी डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं कि आप या फिर किसी माइलस्टोन के बाद लट से आपने जो है रिपोर्ट आपने जारी करनी है। सो ये सारी चीज़ें जो हैं हमने इसमें डिटरमिन करनी होती हैं। उसके बाद जो है ये हमने डिटरमिन करने के आर देयर एनी स्पेशल फॉर्म्स नीडेड फॉर डाटा कलेक्शन, यानी कि आप कुछ किसी ऐसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं जहाँ कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन भी आपको साथ साथ चाहिए। सो उसके लिए हो सकता है कोई स्पेशल फॉर्म्स भी डेवलप करें। आपके पास जो है ये याद रखिएगा कि एनी फर्म, कोई भी फर्म हो, डैट नीड्स बेटर इन्फॉर्मेशन टू सर्वाइव एंड प्रॉस्पर, देयरफॉर हाई क्वालिटी इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट्स हैव टू बी प्रोवाइडेड टू द मैनेजमेंट, ठीक है। सो ये एक कह लें कि एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी है कि इंफॉर्मेशन इज़ द की। आपके पास अगर राइट इन्फॉर्मेशन है आप कभी भी जो है किसी से लैग बिहाइंड नहीं करेंगे, और अगर आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो जो है वो आप लोगों के लिए नुकसानदेह हो सकता है। सो इस वजह से आपके पास वो तमाम टूल्स होने चाहिए जो कि या फिर वो तमाम टूल्स इम्प्लीमेंट होने चाहिए कि आप जो है जो बेहतर फॉर्म में आप डाटा एक्वायर कर सकें। ओके, आगे चलते हैं। अगर हम एट्रीब्यूट्स देखें डाटा एंड इंफॉर्मेशन क्वालिटी की, 3 हमारे पास जो है मेन डायमेंशंस हैं। एक हमारे पास टाइम है, कंटेंट है और फॉर्म है। देखें टाइम के अंदर जो है आपके पास टाइमलीनेस आ जाता है, लाजिम आता है। टाइम से रिलेटेड करेंसी है, कि फ्रीक्वेंसी है, टाइम पीरियड है। उसके बाद कंटेंट से है कि जो भी हम रिपोर्ट बना रहे हैं वो एक्यूरेट हो, रेलेवेंट हो, कंप्लीट हो, कंसाइज हो, स्कोप और परफॉर्मेंस को उसने सही से कवर किया हो। और अगर आप फॉर्म कोई स्पेशल आप फॉर्म बना रहे हैं तो उसमें भी आपके पास क्लैरिटी होनी चाहिए, डिटेल प्रॉपर हो, ऑर्डर हो, ऑर्डरली मैनर में आपका क्वेश्चनर्स वगैरह हो, ठीक है। और अगर लेट से जो है प्रेजेंट करना हो, ठीक है, आपने उसको सो वो प्रेजेंटेबल फॉर्म में हो। और उसके बाद जो है इसका जो मीडियम जो भी आपने इसका डाटा एक्विजिशन के लिए आप बना रहे हैं वो भी आपके पास जो है प्रॉपर होना चाहिए। अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि जो है आपने जो भी आपके पास डाटा होगा उसमें ये चीज़ें कॉमन होगी। एक तो फ्रीक्वेंसी काउंट होगा कि डाटा आपके पास जो है किस तरह आ रहा है या फिर कितने लोग आपको जो है डाटा दे रहे हैं। आपके पास रॉ फॉर्म में नंबर्स होंगे, ठीक है। लेट से अब एक प्रोजेक्ट हो रहा है, हो सकता है कि आपके कुछ जो वर्क पैकेजेस से वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर में जो आपके वर्क पैकेजेस हैं उसमें पे काम हो गया हो, बट लाजमी बात है वो जब तक कंप्लीट वो आपके पास टास्क नहीं हो गया, वो माइलस्टोन अचीव नहीं होगा, तब तक शायद वो आपके पास ऑन
पेपर आपके पास, या फिर कह लें कि ऑन जो आपके पास PERT या फिर CPM जो आपने डेवलप की, वहाँ शायद आपको प्रोग्रेस ना शो हो रही हो। सो रॉ नंबर्स आपके पास आ रहे होंगे, कुछ आपके पास सब्जेक्टिव न्यूमेरिक रेटिंग्स आ रही होंगी किसी से रेलेवेंट, ठीक है, कि जी ये इतने % काम हो गया, उसकी निस्बत जो है ये बेहतर चल रहा है। कुछ इंडिकेटर्स होंगे, लाजमी बात है, अगर काम स्मूथली चल रहा है सो इंडिकेटर्स भी होंगे, और कुछ वर्बल मेजर्स भी होंगे, जो कि नॉर्मली जब भी आपका प्रोजेक्ट चल रहा होता है हर एक की अपनी असेसमेंट होती है। सो आपके पास ये डाटा होता है जिसको आपने कंपाइल करना होगा। ओके, सो क्वेश्चन ये रेज होता है कि आपके पास जो है रिपोर्टिंग, जब आपने ये डाटा एक्विजिशन कैसे करनी है, सो उसमें जो एक मेन आपके पास कह लें जो एक मेथड है या फिर कह लें मीडियम है, वो आपके पास रिपोर्टिंग का है, ठीक है। सो everyone should be tied into the reporting system. Report should address each level, not at same depth and frequency for each level, ठीक है। lower level needs detailed information, senior management levels need overview, ठीक है, summarized report। उनको चाहिए तो उनको उस तरह डिटेल में नहीं चाहिए तो उनको, क्योंकि जब आप हायरार्की में जैसे जैसे आप करते जाते हैं, सो आप तमाम चीज़ों को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देख रहे होते हैं। सो आपको जो है ब्रॉडर पिक्चर चाहिए, तो सो आप बिल्कुल डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन या बिल्कुल हर एक वर्क पैकेज के ऊपर जाके आप जो है रिपोर्ट नहीं ले सकते। रिपोर्ट फ्रिक्वेंसीज टिपिकली हायर एट लो लेवल्स एंड लेस फ्रिक्वेंट एट हायर लेवल्स। जितना लोअर लेवल पे लाजमी बात है, अगर उनके रिपोर्ट है और अगर लेट से जो है कोई डिस्कशन हो रही है, सो उन्हें तो डे टू डे बेसिस पे काम करना है, जबकि मैनेजमेंट को आपको सिर्फ ये इन्फॉर्म करना होता है कि ये माइलस्टोन अचीव हो गया, हम स्केड्यूल के साथ साथ चल रहे हैं, स्केड्यूल से लैग कर रहे हैं, सो इस वजह से उनकी जो रिपोर्टिंग फ्रीक्वेंसी है वो कम होगी। रिपोर्टिंग प्रोसेस की अगर हम बात कर लेते हैं, सो द रिपोर्ट्स मस्ट कंटेन रेलेवेंट डाटा, ठीक है, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि इशू ये होता है कि जब आप काम कर रहे होते हैं तो आपके पास बहुत ज़्यादा डाटा आ जाता है, और ज़्यादातर आपके पास कुछ हो सकता है इरेलेवेंट डाटा भी, और डाटा रिपीट हो रहा हो। अगर लेट से जो भी रीडर है, अगर आप उसको यूज़फुल इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, सो इवेंचुअली क्या होगा कि जो अपकमिंग रिपोर्ट्स होंगी वो उनको नहीं देखेगा, सो वो आपकी कंपनी का बेसिकली लॉस होगा। फ्रीक्वेंटली इश्यूज़ होने चाहिए, ठीक है, रिपोर्ट्स रेगुलर इंटरवल में होना चाहिए, दरमियान में अनएक्सपेक्टेड गैप्स नहीं आने चाहिए, ठीक है, ताकि तमाम जो है वो लूप में हो, और शुड बी अवेलेबल इन टाइम फॉर कंट्रोल, ठीक है। आप लाजिम होता है रिपोर्ट का तभी फ़ायदा है जब आप ऑन टाइम उसे पब्लिश करेंगे, ताकि उसके ऊपर एक्शन लिया जा सके। और जो आपके पास जैसे हमने पहले बात की कि आपके पास जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो इंटरेस्ट पे या फिर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है। फॉर सीनियर मैनेजमेंट आपको जो है कुछ जो है आप मेजर जो माइलस्टोन है उनसे रिलेटेड जो है आप बता सकते हैं कि ये क्या है, अचीव किए हैं, इसका क्या इम्पैक्ट है। और जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उसको जो है ज़्यादा गर्ज होगी अपने क्रिटिकल पॉइंट से, ठीक है, या एक्टिविटीज़ वगैरह से कि जी ये हमारे टास्क हो गए हैं कि नहीं हो गए, क्या प्रोग्रेस चल रही है। ओके, जिस तरह अब ये हमारे पास गैंट चार्ट है, ठीक है, उसमें डिफरेंट जो है आपके पास आप देख रहे हैं कि अब प्रोग्रेस आपको टाइम एस्टीमेट आपको टास्क की नज़र आ रही हैं, ठीक है, और ये अब जो है ये डैट इज़ द माइलस्टोन, ठीक है, अब ये अचीव हो गई, ये मैनेजमेंट को हम बता सकते हैं, ठीक है, कि जी डिज़ाइन फेज़ का जो है यहाँ हमारा माइलस्टोन अचीव हो गया। सो मैनेजमेंट को जो बजाय इसके क्या वो बाकी तमाम वैल्यूज़ बताएं, आप सिंपल इस माइलस्टोन का आप बताएं कि जी ये माइलस्टोन हमने अचीव किया, बल्कि हो सकता है जबकि जो प्रोजेक्ट मैनेजर है ये तमाम प्रोसेस जो हाईलाइटेड हुए हैं, ठीक है, लाइन से, ये तमाम क्रिटिकल प्रोसेसेस थे। सो इनकी कंप्लीशन के बारे में प्रोजेक्ट मैनेजर को इन्फॉर्म होना, उसको उसके इल्म में होना बहुत ज़रूरी है। सो अब कुछ पार्ट्स जो हैं इसमें नॉन क्रिटिकल होंगे, जिस तरह ये फुली जो ब्लू आपके पास बार्स हैं 2000 नॉन क्रिटिकल, सो उनको जो है अब प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए इनको मालूम होना ज़रूरी नहीं है, बट उसको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि उसके क्रिटिकल पाथ कौन से हैं उसके, और माइलस्टोन्स वगैरह जो हैं कौन से, और माइलस्टोन जो हैं वो आपकी हायर मैनेजमेंट को भी बताना ज़रूरी है, ठीक है। सो माइलस्टोन रिप्रेजेंट एन इवेंट और कंडीशन दैट मार्क्स द कंप्लीशन ऑफ अ ग्रुप रिलेटेड टास्क और कंप्लीशन ऑफ अ फेज ऑफ अ प्रोजेक्ट। ओके, इफ़ एनी एक्टिविटी ऑन क्रिटिकल पाथ डिलेड ओवरऑल प्रोजेक्ट टाइम विल बी इंक्रीज, ठीक है, ये हम पहले भी काफ़ी बार कवर कर चुके हैं। बेनिफिट्स हमारे पास क्या हैं टाइमली रिपोर्ट्स के, ठीक है, एक तो यह कि आपके पास जो भी गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है हायर मैनेजमेंट में, लोअर मैनेजमेंट में, और जो टीम इकट्ठी काम कर रही है, अवेयरनेस आपके पास हो जाती है ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ पैरेलल एक्टिविटीज़। लाजमी होता है प्रोजेक्ट में डिफरेंट पैरेलल में एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं, सो इसके बारे में आप अवेयर होते हैं कि हम बाकी फ्रंट्स पे कैसे परफॉर्म करें। अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप ऑफ टास्क, आपको ये भी लाजमत है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि
आपको पता लग जाता है कि कौन से टास्क इंटरलिंक्ड हैं या इनसे क्या रिलेट कर रहे हैं एक दूसरे से। अगर लेट से कोई प्रॉब्लम आ रही है, सो अर्ली वार्निंग साइंस आपको यहाँ से नज़र आना शुरू हो जाएंगे जब आप अपने इंडेक्सेस देखेंगे, इंडिसेस देखेंगे कि वो आपको वार्न कर रहे हैं। कन्फ्यूजन मिनिमाइज़ हो जाती है, ठीक है, क्योंकि रिपोर्ट्स जब इशू होंगे, अगर किसी को कोई इशू है उसमें, सो डायरेक्टली उसकी स्पीकअप करेगा। कोई जो है कोई पार्ट रह गया, सो वो चाहेगा कि उसको कवर अप किया जाए ताकि तमाम तक इन्फॉर्मेशन पहुँचे। उसके बाद जो है विजिबिलिटी टू टॉप मैनेजमेंट, ठीक है, टॉप मैनेजमेंट लाजमत है क्योंकि और बहुत सी चीज़ों में इन्वॉल्व होती है। सो उसको भी एक ब्रीफ समरी आपने देनी, क्लियर ओवरव्यू देना कि प्रोजेक्ट किस सूरत सिचुएशन में। सो ये आपके पास बेस्ट मेथड है। क्लाइंट जो है वो भी अप टू डेट जो है इसमें होता है रिपोर्ट्स में, ठीक है। और क्लाइंट देखें, जब भी आप इंडस्ट्री में बैठे होते हैं, आपकी प्रायोरिटी होती है कि आपने क्लाइंट के साथ जो है आपने अच्छी बना के रखनी, क्योंकि इवेंचुअली क्या होगा कि अगर आप एक क्लाइंट के साथ आप ख़राब कर लेते हैं, हो सकता है वो आपको आगे कोई प्रोजेक्ट आप उसके साथ ना कर सकें, बट उसकी वजह से आपको क्या होगा कि आपकी मार्केट में रेपुटेशन आपकी ख़राब होगी। इस वजह से क्लाइंट को खुश रखना और क्लाइंट को भी जो है अपने साथ लेके चलना बहुत ज़रूरी होता है। इस वजह से जो है, और अक्सर प्रोजेक्ट्स में चूँकि लाजमी बात है, अगर आप मेगा प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर रहे और आपका सिंपल एक लिमिटेड स्कोप है, सो हो सकता है कि जो क्लाइंट है वो अपने एंड पे देख रहा हो कि ओवरऑल जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर जो है किस फेज़ में प्रोग्रेस हो रही है। सो उसने अपने WBS या अपने स्केड्यूल को भी वो एडजस्ट करेगा। ओके, 3 टाइप की रिपोर्ट्स हैं जो कि हमने डिस्कस की हैं। रूटीन रिपोर्ट्स हैं, रिपोर्ट्स दैट आर इशूड ऑन अ रेगुलर बेसिस, ठीक है, और ईच टाइम द प्रोजेक्ट रीचेज अ माइलस्टोन। एक्सेप्शन जो है रिपोर्ट टाइप्स हैं, रिपोर्ट्स दैट आर जनरेटेड व्हेन एन अनयूजुअल कंडीशन अकर्स और एज एन इंफॉर्मेशनल व्हीकल व्हेन एन अनयूजुअल डिसीजन इज मेड, ठीक है, कोई कॉम्प्रोमाइज़, कोई इस तरह का टफ डिसीजन आपने लिया, सो उस केस में अभी ये इस तरह की रिपोर्ट डालेंगे। उसके बाद एक स्पेशल एनालिसिस है, रिपोर्ट्स दैट रिजल्ट फ्रॉम स्टडीज कमीशन टू लुक इनटू अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स, यानी कि आपके पास कोई प्रोजेक्ट के ऊपर कोई इशू आया है, सो उसके बारे में हो सकता है कि हायर मैनेजमेंट कहे कि जी इसके बारे में आप एक रिपोर्ट जो है हमें पेश करें। सो अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स के लिए जो है जो भी कमीशन बनेगा, जो भी कमेटी बनेगी, उसकी जो रिपोर्ट होगी वो भी आपके पास जो है वो स्पेशल एनालिसिस कहलाएगी। तमाम जो है आपके पास दे विल बी लिंक टू डाटा, यानी कि बेसिकली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या PMBOK का कॉन्सेप्ट ये है कि जो आप ये रिपोर्ट्स बनाएंगे ये तमाम आपकी डाटाबेस में स्टोर होती जाएंगी। या फिर अगर मैं रियल टाइम में बात करूँ तो हम क्या करते हैं कि इस तरह की जो तमाम मीटिंग्स वगैरह, उनके खैर मिनट्स वगैरह होते हैं या जो रिपोर्ट्स होती हैं, उनको एक प्रोजेक्ट फ़ाइल होती है, हम उसके अंदर इसे पिन अप करते जाते हैं ताकि अगर किसी को भी चाहिए हो तो सिंपल वहाँ से फ़ाइल से वो रेफरेंस निकाला, आपने जो है उसको पेश कर दिया। सो इनफैक्ट ऐसे भी होता है कि अब चूँकि ज़्यादातर कॉरेस्पॉन्डेंस मेल के ऊपर होती है, सो हम ऐसे भी करते हैं कि आप मेल जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस हो रही है, मेल का एक हफ़्ते बाद जो है एक दिन प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन का रखा जाता है, उसके अंदर तमाम हफ्ते की जो भी प्रोजेक्ट्स की मेल्स वगैरह होती हैं उनको प्रिंट करके दोबारा फाइल में किया जाता है। ये प्रैक्टिस हर जगह फॉलो होती है। ओके, अच्छा, अब जो है कह लें कि आपके पास जो है अगर आपने इन्फॉर्मेशन जो है आपने ट्रांसफ़र करनी है, तो उसका एक मेथड जो है आपके पास मीटिंग्स का भी है। मीटिंग का फ़ायदा ये है कि जी आपको रिपोर्ट्स जो हैं वो लिखनी नहीं पड़ती, ठीक है, दे कैन बी डिलीवर्ड, जो भी आपने मेथड जो है आपने इन्फॉर्मेशन आपने ट्रांसफ़र करनी है, दे कैन बी डिलीवर्ड वर्बली इन मीटिंग्स। प्रोजेक्ट्स में आपके पास बहुत ज़्यादा मीटिंग होती हैं और ये काफ़ी हेक्टिक भी हो जाता है। सो इसका ट्रिक बेसिकली यही होता है कि आपने इसको कम से कम आपने रखने की कोशिश करनी है, क्योंकि क्लाइंट भी आपके साथ चाहेगा आपके साथ मीटिंग, क्योंकि वो भी चाहेगा कि वो इन्फॉर्म्ड रहे। हायर मैनेजमेंट की भी कोशिश होगी कि जो है वो भी समवट इन्फॉर्म्ड रहे। और नॉर्मली ये भी होता है कि आपके पास चूँकि वर्बल जो मीडियम है वो एक बड़ा क्विक मीडियम है, और अगर कोई इशू आ रहा है तो मीटिंग के अंदर हम डायरेक्टली उसे उठा के उसको दूर कर सकते हैं। तो इस वजह से जो लोअर स्टाफ है वो भी प्रेफर करता है कि जी वर्बल मीटिंग ही हो। बट ऐसे नहीं है कि मीटिंग में जो है कुछ रिकॉर्ड नहीं हो रहा होता, मीटिंग के अंदर भी खैर मिनट्स बनते हैं, उसका भी जिक्र आएगा। तो मीटिंग के रूल्स हैं कुछ। सबसे पहले जब भी आपने मीटिंग कॉल करनी है, आपने सिर्फ इसलिए कॉल करनी है कि कोई ग्रुप में आपने डिसीजन वगैरह लेने हो या फिर ग्रुप में कोई इस तरह का कोई इशू हो, सो तमाम को इन कॉन्फिडेंस लेने के लिए आप मीटिंग कॉल कर सकते हैं। एजेंडा होना चाहिए मीटिंग का, ठीक है, कि जी आप किसके ऊपर बात करने जा रहे हैं, और अगर आपने मीटिंग कॉल किया सो आपने इसके ऊपर प्रॉपर होमवर्क भी करना है, ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि आपने किस तरह कन्विंस करना है बाकियों को।
उसके बाद मिनट्स इसके जो है आपने बनाने, मिनट्स ऑफ मीटिंग होते हैं कि आपके पास जो भी मीटिंग प्रोसीडिंग हुई उसकी एक ब्रीफ समरी होती है कि जी लेट्स से ये एक्शन जो है डिस्कस हुआ और उसके बाद जो है कुछ अगर ड्यूटी किसी एक बंदे को असाइन हुई है या तमाम ने इसको एग्री किया, सो तमाम की पॉइंट्स जो हैं वो इसके होते हैं और इनकी बेसिस के ऊपर ही जो है इसको डिस्कस किया जाता है। लेट्स से मैं आपको एक रिसेंट एक एग्जांपल दे देता हूँ। अभी पबजी बैन हुई है। सो अगर आपके इल्म हो कि 1 जुलाई को उन्होंने लेट्स से बैन किया और वो 2 जुलाई को उन्होंने मीटिंग कॉल की है और 2 जुलाई को जो मीटिंग कॉल की है उसमें जो है उन्होंने कहा कि जी हमने ये वो कॉल कर दी, जिसकी वजह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है इसको पहले नल एंड वॉइड करा दिया था क्योंकि मीटिंग बाद में हो रही है, बैन पहले लगा दिया। और कुछ एक इशू हुआ था और आपको अगर याद हो प्रोसीडिंग्स का, सो उनको ये कहा गया था कि जी आप अपने मिनट्स ऑफ मीटिंग में दिखाएं कि आपने कहाँ ये डिस्कस किया है कि आपने जो है कि जो पबजी है आपने एंटी इस्लामिक होने की वजह से जो आपने लेट से बैन किया। सो द थिंग इज़ के मिनट्स ऑफ मीटिंग जो हैं बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। यानी कि इनकी एक तरह से आप कह लें कि इनकी एक लीगल हैसियत भी है, जिस तरह कोर्ट में जो है उसके बारे में पूछा भी गया, ठीक है। सो अवॉइड एट्रीब्यूटिंग रिमार्क्स टू इंडिविजुअल इन मीटिंग्स, कभी भी नहीं करना, ठीक है। अवॉइड ओवरली फॉर्मल रूल्स ऑफ प्रोसीजर, बिल्कुल फॉर्मल, आप बिल्कुल बहुत फॉर्मल रहेंगे सो भी काम नहीं चलेगा। बट ऐसे नहीं है कि जंगल का कानून हो, बिल्कुल डिसिप्लिन होना चाहिए बट फॉर्मल उस तरह ओवरली फॉर्मल नहीं होना चाहिए। और मीटिंग आप तभी कॉल करें जब कोई प्रॉपर इशू है। अगर आप रोज़ाना की बुनियाद पर जो है फॉर द सेक ऑफ जस्ट हैव अ गैग और हैविंग अ कप ऑफ टी फॉर इस तरह ये नहीं चलेगा। कुछ प्रॉब्लम्स भी इसमें आती हैं, जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि बहुत ज़्यादा डिटेल आ जाती है, ठीक है। कि आपके पास इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है और आपने फिर उसमें से स्क्रीनिंग करके हायर मैनेजमेंट के लिए आपने की पॉइंट्स आपने अलहदा करने, लोअर मैनेजमेंट के लिए जो इन्फॉर्मेशन उनके लिए उनके काम की वो आपने अलहदा करनी। सो इसमें ये बहुत इशू होता है। और अगर आप लेट से आप इसे सेग्रीगेट नहीं करते, आपकी बहुत ज़्यादा डिटेल है, सो उसका इशू क्या होता है कि इवेंचुअली जो है जो बारहा आपकी मेल जो है रिपोर्ट आती जाएंगी वो फिर कोई पढ़ेगा नहीं। सो इस वजह से इसका हमने ख्याल रखना पड़ता है। और अच्छा, एक और इशू ये भी होता है कि पुअर इंटरफेस बिटवीन द डाटा प्रोसीजर ऑफ द प्रोजेक्ट एंड द इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ द पेरेंट कंपनी। अब देखें इंफॉर्मेशन सिस्टम ये बेसिकली आपके पास हाईलाइट कर रहा है कि आपके पास अगर प्रोजेक्ट चल रहा है तो लाजमी होता है, प्रोजेक्ट ज़रूरी नहीं है कि हमेशा वो चल रहा हो कि बिल्कुल स्मूथ चल रहा हो, ठीक है। सो उसमें लाजमी बात है कुछ डिफरेंसेस होते हैं। अगर जिस कह लें कि जिस पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोजेक्ट मैनेजर देख रहा है उस पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है कि आपका जो मॉनिटरिंग सिस्टम जो आपका कंपनी का है वो उस हिसाब से ना देख रहा हो। सो प्रोजेक्ट मैनेजर हमेशा ये चाहेगा कि जी जो मेरे मुताबिक जो इंड स्केड्यूल है, जो मेरे मुताबिक इंडिसेस हैं उनके मुताबिक बेसिकली चल रहा हो। सो ये बेसिकली हमें हर जगह ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद जो है बेसिकली एक प्रॉब्लम ये भी आता है कि जो आपके पास आप प्लानिंग पहले कर लेते हैं और जैसे मॉनिटरिंग करके अब आपके पास अलार्म आ रहा है, आपके पास नोटिफिकेशन आ रहे हैं कि जी देयर इज़ अ प्रॉब्लम, कि द प्रोजेक्ट इज़ इन क्राइसिस। सो वहाँ प्लानिंग टीम को जो है अगर उनकी कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं है और वो साथ साथ अपने जो है टास्क अपडेट नहीं करते, सो आपके पास लाजमी बात है ये पाइल अप होता जाएगा, जिसको हम स्नो बॉलिंग भी एक तरह से कहते हैं कि ये होता जाएगा। जब रिगार्डिंग इंटरफेस जो हमारा सेकंड पॉइंट था, देखें ऐसे कुछ केसेस में ऐसे भी होगा कि आपके पास अगर एक इंडस्ट्री है और वो बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट बेस्ड है, सो हो सकता है उन्होंने अपना एक स्पेसिफिक इंटरफेस बनाया कि जी हमें इस फॉर्म में डाटा चाहिए। सो जो भी आप इंटरफेस डेवलप करें, जो भी आपके प्रोसीजर्स हैं, आपने मेक श्योर करना है कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो डिस्टॉर्ट ना हो या फिर जो है उसमें जो इन्फॉर्मेशन जो एक्चुअली डिलीवर होनी चाहिए वो डिलीवर हो रही हो। अच्छा, यहाँ अभी हम आगे चलते हैं। सो एंड वैल्यू एनालिसिस, ऐसे पहले मैं ज़रा एक ब्रीफ कुछ हम डिस्कस कर लेते हैं मॉनिटरिंग सिस्टम को दोबारा से और रिपोर्टिंग सिस्टम को। देखें मॉनिटरिंग सिस्टम क्यों ज़रूरी है। अगर आप ये देखें कि आपके पास जो वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर है वो आपको सिंपल ये तो बता रहा है कि जो है प्रोजेक्ट आपके पास जो है इस पेस पे चल रहा है या ये कॉस्ट होगी, मगर रियल टाइम आपके पास डाटा नहीं आ रहा होता कि अब करंट सिचुएशन में आप लैग कर रहे हैं या आपके पास कोई इशू आ रहा है। सो वो हमें मॉनिटरिंग से ही पता लगता है। अब अगर लेट से आपके पास जो है अब एक प्रोजेक्ट मैनेजर है और लेट से वो नहीं डिलीवर कर पा रहा, वो इश्यूज़ आ रहे हैं, सो ये मॉनिटरिंग सिस्टम ही होगा
थ्रू प्रोजेक्ट कंट्रोल के जो हायर मैनेजमेंट है वो इसके साथ इन कांटेक्ट आएगी। देखें जो भी कंसल्टेंट होता है प्रोजेक्ट का उसका लिंक होता है सिर्फ प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ, ठीक है। सो जब तक इन्फॉर्मेशन कंसल्टेंट की तरफ से जो गाइडलाइंस हैं या जो प्रोजेक्ट मैनेजर कर रहा है, जब तक वो इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट को नहीं आएगी, मैनेजमेंट को असल पिक्चर का नहीं पता लगेगा। उसके बाद ऐसे भी होता है कि आपके पास जो स्टाफ है, ठीक है, वो नाखुश है, ठीक है, उनको कुछ इश्यूज़ फेस करने को मिल रहे हैं, ठीक है। अब ये जो इमोशनल ये वाली साइड है, ये आपको कभी भी आपको जो है वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर वगैरह में नहीं मिलेगी। आपको इस प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग के थ्रू ही आपको पता लग सकेगा जब आप मीटिंग करेंगे या रिपोर्ट करेंगे कि जी आपके पास जो लोअर स्टाफ पे जो आपका काम कर रहा है उसको क्या इश्यूज़ फेस करने को मिल रहे हैं, ठीक है। सो इस वजह से भी जो है प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। उसके बाद जो है रिपोर्टिंग जो है, चूँकि एक कोई सिंपल एक मीडियम है, ठीक है, इस वजह से जो है वो ज़रूरी है। अच्छा, इसके अलावा एक प्रॉपर मॉनिटरिंग सिस्टम होना इस वजह से भी ज़रूरी है कि अक्सर क्या होता है कि प्रोजेक्ट मैनेजर्स लाजमी बात है जिनका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ठीक है, अपनी एक्सपीरियंस की बेस पर एट टाइम्स आपको कह सकते हैं कि जी ये जो है ये हम इस तरह से करेंगे, हमने इतने प्रोजेक्ट्स किए हैं, ये तो जो आपकी अप्रोच है या जो आपने WBS सेलेक्ट से या ये आपने बना दीजिए ये तो सही नहीं है, हम अपनी अप्रोच से चलेंगे जी, वी आर राइट, ये वो। सो लाजमी बात है ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो आपको बैकफायर ज़रूर करता है। सो उस केस में भी मॉनिटरिंग सिस्टम होना ज़रूरी है कि वो जो भी आप एक्सपीरियंस बंदे हैं उनके ऊपर भी एक चेक हो कि आप कहाँ जो है गलत कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप जो है पर्सनल किसी के कहने में आके आप जो है करेंगे सो आपका प्रोजेक्ट सफ़र करेगा, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि जो भी हम ये मॉनिटरिंग सिस्टम करेंगे उसकी इस वजह से भी ज़रूरत है, या फिर कह लें कि राइट मॉनिटरिंग होना इस वजह से ज़रूरी है कि आपके इल्म में होना चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, एक तो, ठीक है। देखें जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो तो शायद आपको हर कोई दे दे, मगर अगर आपने प्रॉपर आपने इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है जिससे आपको प्रोजेक्ट की एक्चुअल पिक्चर पता लग सके, तो उसके लिए प्रॉपर मॉनिटरिंग सिस्टम होना ज़रूरी है, ठीक है, जो कि हमने यहाँ ब्रीफली हमने डिस्कस किया, ठीक है। उसके कुछ मेथड्स हमने डिस्कस किया। एक इसका जो एक बेहतरीन इंडिकेटर है दैट इज़ द अर्नड वैल्यू एनालिसिस। अर्नड वैल्यू एनालिसिस जो है बेसिकली दैट इज़ अ टेक्निक फॉर मॉनिटरिंग ओवरऑल प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस, और वन वे इज़ बाय यूजिंग एन एग्रीगेट परफॉर्मेंस मेजर कॉल्ड अर्नड वैल्यू। इसको हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। कुछ जो पार्ट इसमें कवर हो रहे हैं वो टाइमिंग एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन इंडिविजुअल टास्क इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। मस्ट ऑल्सो मोनिटर परफॉर्मेंस ऑफ एंटायर प्रोजेक्ट, ठीक है। क्रक्स ऑफ मैटर शुड नॉट बी ओवरलुक, ठीक है। जो भी आपके पास आप इसे कह लें कि क्रक्स मीनिंग कि आपके पास जो है कह लें कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप कह लें, ठीक है, कि जो भी आपके पास डिस्कशन आपके पास हो रही है, जो भी मैटर है एट हैंड, उसका जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसकी वजह से बेसिकली प्रॉब्लम आ रहा है उसको ओवरलुक ना किया जाए। ओके, सो बेसिकली होता है कि आपके पास जो अर्नड वैल्यू टेक्निक में जो है मेजरमेंट ऑफ प्रोसेस है यूजिंग कॉस्ट एंड स्केड्यूल। If progress is not measured, then the data about cost and schedule is meaningless because project manager does not know what resulted from the expenditures, ठीक है। लाजमी बात है एक्सपेंसेस वगैरह हो रहे हैं, जब तक जो है आपके पास एक क्लियर पिक्चर नहीं होगी आप कुछ नहीं इसके बारे में जजमेंट दे सकते। एक्चुअल यानी कि बेसिकली हमारे पास जो है एक सिंपल हम इस पे नहीं रहते कि हमारे पास काम कितना हो गया। लाजमी होता है जब हम टाइम, कॉस्ट और स्केड्यूल को जब हम तीनों को मिला के चलेंगे तो हमारे पास क्लियर पिक्चर आ रही होगी प्रोजेक्ट जो है वो किस फेज़ में चल रहा है, ठीक है। सिंपल जो है बाकी अर्नड वैल्यू जो है इनकॉर्पोरेट्स वर्क अकॉम्प्लिश्ड, सिंपली मल्टीप्लाई द एस्टिमेटेड परसेंटेज वर्क कंप्लीट फॉर ईच टास्क बाय प्लान कॉस्ट। वी ओनली नीड % कंप्लीट एस्टिमेट फॉर टास्क करेंटली इन प्रोग्रेस। 50-50 रूल जो है एक हमारा एस्टिमेशन में यूज़ होता है कि आप जो है इसमें कहा यह जाता है कि जी अगर आपने एक चीज़ प्लान कर ली है, ठीक है, और आपने बिल्कुल शुरू करने लगे सो आप कह सकते हैं कि जी 50% काम हो गया हुआ और बाकी 50% तब होगा जब प्रोजेक्ट एंड हो जाता है। ये 50-50 एस्टिमेट है, थोड़ा सा कहने के लेवरेज भी मिल जाता है एक प्रोजेक्ट मैनेजर को। 0 to 100 ये है कि जी जब तक टास्क कंप्लीट नहीं हुआ वो 0 है, जब टास्क कंप्लीट हो गया वो 100% है। ये थोड़ा सा हार्श हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है क्रिटिकल इनपुट यूज़ रूल है, यानी कि टेकिंग क्रेडिट फॉर प्रोग्रेस बेस्ड ऑन द यूज़ ऑफ क्रिटिकल इनपुट, ठीक है। दिस वर्क ओनली इफ द प्रोग्रेस कंज्यूमिंग द इनपुट इज़ रिलायबल एंड वेल डिफाइंड। मसलन कुछ इस तरह से आप समझ लें कि आप घर की बुनियादें डाल रहे हैं, ठीक है। अब बुनियादें आपने डाल दी हैं, आप एक मेजर रख लेते हैं कि जी
लेट से इतने जो है क्यूबिक फुट जो है बजरी हमने डाल दिया, ये वही एक प्रोग्रेस का एक बेसिकली रूल है। या आप ये कह सकते हैं कि जी आप जो है घर में अगर वुड वर्क हो रहा है, अलमारियाँ बन रही हैं, आप कहते हैं कि जी इतनी जो है प्लाईवुड जो है यूज़ हो गई है, वो एक प्रोग्रेस बेसिकली आपको शो कर रहा है, क्रिटिकल इनपुट है, आपको एक पैरामीटर है उससे हम शो करा रहे हैं, और ये आपके कह लें कि वेरी करेगा प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट या फिर मैटर टू मैटर, जो भी हम जो है टास्क कर रहे हैं उससे रिलेटेड वो वेरी करेगा। उसके बाद प्रोपोर्शनैलिटी रूल है, यानी कि टेकिंग क्रेडिट फॉर प्रोग्रेस बेस्ड ऑन ईदर द परसेंटेज ऑफ द बजट दैट हैज़ बीन एक्सपेंडेड और द परसेंटेज ऑफ लास्ट टाइम दैट हैज़ गॉन बाय। मसलन आप ये समझ लें कि आपने एक बजट आपने रखा था किसी भी चीज़ के लिए 1 लाख, आप कहते थे कि जी 50,000 लेट से आपने कंज्यूम कर लिया, आप कहते हैं कि जी हमारा 50% काम हो गया। सो ये प्रोपोर्शनैलिटी रूल है, ठीक है, थोड़ा सा अनरियलिस्टिक हो जाता है। ओके, सो ये बेसिकली हमारे पास जो है चार्ट है, अगर आप इसको गौर से देखें। सो हमारे पास यहाँ ये आपके पास ये EAC है, ठीक है, यानी कि एस्टिमेटेड कॉस्ट है आपके पास एट कंप्लीशन, ये आपके पास जो है बजटेड कॉस्ट है, ठीक है, और ये आपके पास ETC है, जो कि आप कह लें कि आपके पास जो है एस्टिमेट जो है आपके पास था, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ आपके पास ये आप ग्राफ देख रहे हैं कि आप जब आपने बजटेड कॉस्ट बनाई, सो आपके पास कुछ इस किस्म का आपके पास ये ग्राफ था कि मंथ के साथ साथ जो है आपकी इस तरह कॉस्ट इंक्रीज़ हो रही होगी। बट यहाँ आप क्या देखते हैं कि एक्चुअली जो है आपके पास कुछ इस फेज़ में आपके पास चल रही है। अब अगर हम इस फेज़ के ऊपर हैं, सो हम यहीं से फोरकास्ट कर सकते हैं कि जी हमारा जो एस्टिमेटेड हमारे पास जो कॉस्ट एट कंप्लीशन वो कुछ यहाँ होगी, ठीक है, और बजटेड कॉस्ट हमारी यहाँ थी। सो जितना गैप आ रहा है वो हम यहीं से फोरकास्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन दिस डाटा। सो डैट इज़ बेसिकली जो अर्न वैल्यू चार्ट है वो ये है, ठीक है। बाकी जो इसकी टर्मिनोलॉजी है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। वेरिएंसेस जो हैं कैन हेल्प एनालाइज इन अ प्रोजेक्ट। नेगेटिव वेरिएंस जो है वो बैड है, यानी कि बेसिकली आपके पास डिफरेंस है। कॉस्ट एंड स्केड्यूल वेरिएंसेस आर कैलकुलेटेड एज द अर्न वैल्यू माइनस सम अदर मेजर। फॉर इंस्टेंस ये जो आपके पास है ये कॉस्ट वेरिएंस है कि कॉस्ट में कितनी डेविएशन है। सो डैट वुड बी वी वुड फाइंड आउट बाय अर्न वैल्यू, और उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम एक्चुअल कॉस्ट के साथ। सो हमारे पास जो है कॉस्ट वेरिएंस आ रही होगी। ओके जी, नेगेटिव वेरिएंस जो है डैट विल इंडिकेट अ कॉस्ट ओवर, ये अर्न वैल्यू एनालिसिस जो है टॉपिक पहले कवर हो चुका हुआ है आप लोगों के कोर्स में। उसके बाद स्केड्यूल वेरिएंस है, ठीक है, सिंपल आपके पास जो अर्न वैल्यू है उसमें से आप जो है प्लान वैल्यू को आप डिस्कस कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं प्लान वैल्यू या फिर द कॉस्ट ऑफ वर्क वी स्केड्यूल टू बी परफॉर्म टू डेट, ठीक है। नेगेटिव वेरिएंस जो है उसका ये मतलब है कि वी आर बिहाइंड स्केड्यूल। उसके बाद जो है मेजर्ड यूजिंग कॉस्ट। उसके बाद टाइम वेरिएंस है, ठीक है, टाइम वेरिएंस जो है सिंपली ST, या फिर आपके पास जो स्केड्यूल टाइम है, टाइम स्केड्यूल फॉर द वर्क दैट हैज़ बीन परफॉर्म्ड, और एक्चुअल टाइम यूज्ड टू परफॉर्म। सो उनके दरमियान जो डिफरेंस है वो आपके पास टाइम वेरिएंस है। और उसके बाद जो है अगर हमने टाइम वेरिएंस को फाइंड आउट करना, सो हमारे पास जो स्केड्यूल वेरिएंस है उससे भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं वाया स्लोप, और जो स्लोप है दैट इज़ द कह लें कि आपके पास प्लान वैल्यू और उस नंबर ऑफ डेज जितने पास हो गए आपके प्रोजेक्ट में वहाँ से फाइंड आउट हो सकती है। उसके बाद जी कुछ इंडेक्सेस हैं, कुछ इंडेक्सेस हैं, अगर जो है ये लेस देन 1 होंगे सो इसका मतलब है कि सिचुएशन अलार्मिंग है। फर्स्ट वन आपके पास जो है वो कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स है, उसके बाद स्केड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स है, उसके बाद टाइम परफॉर्मेंस इंडेक्स है, उसके बाद कॉस्ट स्केड्यूल इंडेक्स है। ओके, ये कुछ समरीज हैं जो हमने फार्मूलाज अभी हमने डिस्कस किए हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर जो है यानी कि प्रोजेक्ट मैनेजर है बेसिकली रिव्यू करता है कि आपके पास क्या कंप्लीट है और क्या रहता है, बेस्ड ऑन ये डाटा इसको भी यूटिलाइज़ करता है। फाइनल कॉस्ट एंड फाइनल कंप्लीशन डेट और मूविंग टारगेट्स लाजमी होता है। जैसे जैसे ये जो भी हमने ग्राफ की बात की, जैसे जैसे आपके पास डाटा अपडेट होता जाएगा आपकी जो फोरकास्टिंग और एस्टिमेटेड डेटा है वो भी चेंज होती जाएगी। ओके, द प्रोजेक्ट मैनेजर कंपाइल्स दीज इनटू अ कंप्लीट फोरकास्ट। एक्चुअल प्लस फोरकास्ट इज इक्वल टू फाइनल डेट एंड कॉस्ट एट कंप्लीशन। सो ये बेसिकली जो है हम कह लें कि एंड वैल्यू से हमें आउटपुट्स कुछ अचीव होती हैं। उसके बाद जो है यहाँ एस्टिमेटेड कॉस्ट फॉर कंप्लीशन आपने फाइंड आउट करनी है, या फिर आपने कह लें कि एस्टिमेटेड कॉस्ट एट कंप्लीशन आपने फाइंड आउट करनी है। सो उनके लिए ये रिलेशन है, ठीक है, कि सिंपल जो फार्मूला जो हैं यहाँ वो डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद जो है माइलस्टोन रिपोर्टिंग को डिस्कस कर लेते हैं। रिपोर्ट्स दैट आर क्रिएटेड व्हेन अ प्रोजेक्ट रीचेज अ मेजर माइलस्टोन, उसको हम माइलस्टोन रिपोर्टिंग कह लें, आप कह सकते हैं। दे आर डिजाइन टू कीप एवरीवन अप टू डेट इन प्रोजेक्ट स्टेटस फॉर एग्जीक्यूटिव्स एंड क्लाइंट्स, दिस मे बी द ओनली रिपोर्ट्स दे रिसीव।
ठीक है। इन्फॉर्मेशन जो है लाजमी था प्रोजेक्ट मैनेजर ने डिसाइड करना था क्या इन्फॉर्मेशन जो है उन तक ट्रांसमिट करनी है, किस लेवल पे करनी है, सो वो इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद जो है हम यहाँ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात कर लेते हैं। बेसिकली कंप्यूटराइज्ड भी ये डाटा चला गया, और जैसे जैसे जो है हमारे कंप्यूटर जो है मैनेजमेंट की तरफ कंप्यूटर सिस्टम आया है, सो WBS के बाद ये बहुत बड़ा फैक्टर था कि हमारे पास जो मॉनिटरिंग सिस्टम है वो हमारे पास कंप्यूटराइज्ड हो, क्योंकि जो आपके पास रियल टाइम प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें बहुत बड़े टास्क होते हैं। सो उसमें हो सकता है हंड्रेड्स ऑफ टास्क हों, थाउजेंड्स ऑफ वर्क यूनिट्स हों। सो रिपोर्टिंग जो है वो मेंटेन करना और फाइलिंग करना बहुत मुश्किल हो सकता है। सो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो भी इंफॉर्मेशन सिस्टम है हमारे पास अर्लीस्ट एप्लीकेशन थी, इनिशियल फोकस जो इसका स्केजुलिंग पे था। अब अर्न वैल्यू वेरिएंसेस और बाकी और पैरामीटर्स भी इसमें एडअप होते गए हैं। कुछ इसमें इश्यूज़ भी हैं, लाजमी है आप कंप्यूटर पर डिपेंडेंट हो जाते हैं, इन्फॉर्मेशन आपके पास बहुत ज़्यादा आ रही है, आपने कैसे सेग्रीगेट करना है ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। प्रोजेक्ट जो है आइसोलेशन में जा सकता है अगर प्रॉपर रिपोर्टिंग नहीं हो रही कंप्यूटर के, लाजमत है डिपेंडेंस आपके पास है, और जो मैनेजमेंट सिस्टम है वो मिसडायरेक्ट भी आपको कर सकता है अगर जो है आप प्रॉपर अपना एल्गोरिदम वगैरह लेट से नहीं फॉलो कर रहे, या फिर आप प्रॉपर गाइडलाइन या प्रॉपर डाटा आप फीड एंटर नहीं कर रहे, तो वो आपके लिए नेगेटिव भी हो सकता है। प्रोजेक्ट बजट जो है हमने डिस्कस किया हुआ है कि बजट इज़ अ प्लान दैट आइडेंटिफाइज द रिसोर्सेज, गोल्स एंड स्केड्यूल दैट अलाउज अ फर्म टू अचीव दोज गोल्स। सिंपल जो है WBS आपने बनाना है, सो बजटिंग स्केजुलिंग वगैरह उसके साथ WBS इनको एडअप करके आप प्रोजेक्ट प्लान बनाते हैं। प्रोजेक्ट प्लान जो है आगे फिर एग्जीक्यूशन में यूज़ होता है। टॉप डाउन और बॉटम अप एस्टिमेटिंग जो है हमने इसको डिस्कस किया था। उसके बाद जो है ये आपके पास एक प्रॉब्लम है जहाँ मंथ नंबर 22 है, ठीक है, और एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द वर्क जो है वो आपके पास यहाँ मौजूद है, ठीक है, और आपके पास जो है यहाँ प्लान वैल्यू भी है और आपके पास अर्न वैल्यू भी है। सो हम यहाँ से कॉस्ट वेरिएंस भी निकाल सकते हैं, स्केजुअल वेरिएंस भी निकाल सकते हैं। ये जो हमारे पास सेकंड प्रॉब्लम है, इसको हम जो फर्स्ट पार्ट है जो $550 वाला, इसको भी हम सॉल्व करके देख लेते हैं। यहाँ हमारे पास जो डाटा है जो लिमिटेड हमारे पास डाटा है, तो बाकी हम डाटा फाइंड आउट करेंगे और यूज़ करेंगे, ठीक है। सो मूविंग ऑन टू द न्यूमेरिकल, इंशाल्लाह वहाँ हम सॉल्व करते हैं, और अगर कोई कन्फ्यूजन होगी तो वहाँ से दूर हो जाएगी। न्यूमेरिकल जो है हमारे पास ये आखिरी होगा, ठीक है, इसके बाद हमारे पास टॉपिक नहीं, ये टॉपिक हमारा ख़त्म हो जाएगा। जो सेकंड एग्जांपल है ये आप जो है अपने तक खुद सॉल्व करके देखिएगा। उम्मीद है कि चूँकि ये टॉपिक पहले कवर हुआ है, सो आप सारों की इसके ऊपर अच्छी ग्रुप होगी इस टॉपिक के ऊपर। ओके, सो ये हमारे पास जो है न्यूमेरिकल है, ठीक है, और यहाँ आप सिर्फ ये देखें कि हमारे पास जो है यहाँ जो डाटा गिवन है ये हमारे पास एक्चुअल कॉस्ट गिवन है, ठीक है, और हमारे पास प्लान्ड वैल्यू गिवन है। सो यहाँ लिख भी लेते हैं, ये एक्चुअल है और ये हमारे पास प्लान, और हमें ये पता है कि आपके पास जो टाइम वेरिएंस है वो आपके पास 5 आ रही है, यानी कि हम 5 डेज़ बिहाइंड है। क्योंकि एक और फार्मूला भी यूज़ होता है जो कि यहाँ डिस्कस कर लेते हैं कि टाइम वेरिएंस इज़ इक्वल टू स्केड्यूल टाइम माइनस एक्चुअल टाइम। सो यहाँ से जो है आप कह लें कि हमारे पास ये पैरामीटर आ रहा है कि जो भी एक्टिविटीज़ अभी तक प्लान्ड हुई हैं, लेट से हम कह सकते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो 5 डेज़ बिहाइंड है। सो इसकी बेस पे हमने ये तमाम फैक्टर्स जो हैं अभी फाइंड आउट करने हैं। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टाइम वेरिएंस से ही। टाइम वेरिएंस का एक और जो आपके पास फार्मूला होता है, ठीक है, ये हमारे पास एक फार्मूला हो गया। जो हमारे पास सेकंड एक फार्मूला है वो हमारे पास होता है कि टाइम वेरिएंस इज इक्वल टू स्केड्यूल्ड वेरिएंस डिवाइडेड बाय स्लोप। और इसका मतलब ये है कि अगर आपने जो है यहाँ से स्लोप फाइंड आउट करना हो, उसका जो रिलेशन होता है दैट इज़ द प्लान्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ डेज, ठीक है। जो हमारे पास प्लान्ड वैल्यू है वो हमें गिवन है कि जी वो 735 थी, और इस प्रोजेक्ट को जो डेज़ हो गए वो भी हमें यहाँ गिवन है कि वो 65 है। सो जब आप इसको सॉल्व करते हैं ये आपके पास वैल्यू बनती है 11.30। ओके, सो जब आपने स्लोप फाइंड आउट कर लिया, ठीक है, सो हम यहाँ से स्केड्यूल्ड वेरिएंस फाइंड आउट कर सकते हैं। टाइम वेरिएंस हमारे पास -5 है, सो इसका मतलब है कि आपने अगर स्केड्यूल्ड वेरिएंस फाइंड आउट करनी है दैट वुड बी -5 मल्टीप्लाई बाय 11.30। ये जब आप सॉल्व करते हैं ये 56 पॉइंट समथिंग आपके पास जो है बनता है, मगर हम इसे राउंड ऑफ करके 57 कर देते हैं। सो आपके पास ये जो स्केड्यूल्ड वेरिएंस है ये आपके पास यहाँ नेगेटिव यानी माइनस का साइन भी आएगा,
इसको ब्रैकेट्स में लिख रहे हैं, ठीक है, चूँकि ये आपके पास जो है ये नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है। सो ये होगी एक चीज़। उसके बाद जो है अब एक और फार्मूला जो है वो हम यहाँ लिख लेते हैं, जो कि हमारे पास है फॉर अर्न वैल्यू का, ठीक है। सो अर्न वैल्यू अगर हमने फाइंड आउट करनी हो, सो आपके पास जो स्केड्यूल्ड वेरिएंस है दैट इज इक्वल टू अर्न वैल्यू माइनस प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। सो इसका मतलब है कि आपके पास जो अर्न वैल्यू है दैट वुड बी इक्वल टू द प्रेजेंट वैल्यू प्लस द स्केड्यूल्ड वैल्यू। सो हमारे पास जो प्रेजेंट वैल्यू है दैट इज़ 735 और जो हमारे पास स्केड्यूल्ड वैल्यू है दैट इज़ -57, या फिर हम इसे यूँ लिख सकते हैं कि अर्न वैल्यू इज़ इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू माइनस नहीं होगा, वो प्लस ही होगा, साइन नेगेटिव है, सो हम वो वैल्यू यहाँ लिख सकते हैं कि आपके पास ये होगा 735 माइनस अर्न वैल्यू जो कि आपके पास थी 57। सो ये हमारे पास वैल्यू बनती है 678। सो इसको हमने यहाँ लिख दिया 678। ओके, सो ये हमने जब फाइंड आउट कर लिया उसके बाद जो है हम यहाँ से कॉस्ट वेरिएंस हम फाइंड आउट कर लेते हैं। और कॉस्ट वेरिएंस जो है उसका जो फॉर्मूला है हमारे पास दैट इज सिंपली अर्न वैल्यू माइनस द सॉरी नॉट द अर्न वैल्यू, यस अर्न वैल्यू माइनस एक्चुअल कॉस्ट। ओके, सो अर्न वैल्यू जो है हमारे पास यहाँ है 678 और जो एक्चुअल कॉस्ट है वो है 550। सो इन दोनों को सॉल्व करते हैं। सो हमारे पास जो डिफरेंस है दैट इज़ 128। सो इसको भी यहाँ लिख देते हैं और CPI निकाल लेते हैं, कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स, जो कि हमारे पास होगा अर्न वैल्यू डिवाइडेड बाय द एक्चुअल कॉस्ट, यस। सो जब हम इसको सॉल्व करते हैं सो ये वैल्यू हमारे पास बनेगी 1.23। इसी तरह अब जो है हम नेक्स्ट फेज़ के ऊपर आ जाते हैं, जो कि हमने स्केड्यूल कॉस्ट के लिए हमने निकालना है। सो जो स्केड्यूल्ड आपके पास परफॉर्मेंस इंडेक्स है, ठीक है, क्योंकि स्केड्यूल्ड वेरिएंस हमने निकाल लिया है, सो SPI रहता है। सो SPI इज इक्वल टू अर्न वैल्यू डिवाइडेड बाय द जो भी आपके पास जो है प्रोजेक्ट की जो आपने जो है वैल्यू आपने रखी थी, सो प्लान वैल्यू बेसिकली। सो ये आपके पास फैक्टर जो है सॉल्व करने पे आपके पास ये वैल्यू आती है 0.92, ठीक है जी। उसके बाद जो है हमने यहाँ CSI जो है इसको हम कवर कर लेते हैं, कॉस्ट पर जो आपके पास इंडेक्स है, ठीक है, कॉस्ट स्केड्यूल इंडेक्स, इसको हम देख लेते हैं। ओके, सो CSI को फाइंड आउट करने के लिए उसका फॉर्मूला हम यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ करके कॉस्ट स्केड्यूल इंडेक्स दैट वाज इक्वल टू अर्न वैल्यू का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय एक्चुअल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय द प्रेजेंट वैल्यू। सो अर्न वैल्यू जो है हमारे पास यहाँ अभी हमने 678 फाइंड आउट की, उसके बाद एक्चुअल कॉस्ट हमें गिवन थी और जो आपका पास प्लान वैल्यू थी वो भी हमारे पास नोट थी। सो जब हम इसको सॉल्व करते हैं ये हमारे पास जो है 1.13 आएगा। सो इनका क्या मतलब है, ये जो तमाम अभी हमने डिस्कशन की है, ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि अगर मैं कॉस्ट वेरिएंस के लिहाज से देखूं सो कंडीशन जो है वो फेवरेबल है, ठीक है, यानी कि हौसला अफजा है।
इसी तरह CPI भी ग्रेटर दैन 1 है, सो दीज आर फेवरेबल। बट अगर मैं यहाँ स्केड्यूल वेरिएंस की बात करूँ सो ये जो है आपके पास अनफेवरेबल है। और इसी तरह अगर मैं स्केड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात करूँ सो वो भी लेस देन 1 है, वो भी अनफेवरेबल है। बट आपके पास इवेंचुअली जो कॉस्ट स्केड्यूल इंडेक्स है वो आपके पास जो है वो फेवरेबल है, ठीक है। सो अगर एक प्रोजेक्ट में हम बात कर रहे हैं, देखें अब इशू ये आ रहा है कि आपने देखा कि स्केड्यूल के लिहाज से जो है वो अनफेवरेबल थी कंडीशंस, कॉस्ट के लिहाज से फेवरेबल कंडीशंस चल रही थी। बट जो हमें क्लियर पिक्चर वो हमें अर्नड वैल्यू एनालिसिस के थ्रू ही मिलती है। जब हमने कॉस्ट स्केड्यूल इंडेक्स हमने फाइंड आउट किया, हमने देखा कि विद रिस्पेक्ट टू अगर हम ओवरऑल देखें तो प्रोजेक्ट जो है वो ठीक जा रहा है, बट अगर हम स्केड्यूल के हवाले से देखें तो थोड़ा सा लेट है। सो मैनेजमेंट इस पर क्या डिसाइड करेगी इस एनालिसिस में, लाजमी बात है वो देखेगी कि यहाँ हमें एक देखें लॉस और एक अपॉर्चुनिटी लॉस आपके पास एक हो रहा है, ठीक है। एक तरह से वो कोशिश करेगी थोड़ा सा एक्स्ट्रा रिसोर्सेज डिप्लॉय कर दें या फिर थोड़ा सा इसको एक्सपीडाइट करा के इसे काम को फिनिश कराया जाए, ठीक है। सो ये जो है एग्जांपल यहाँ ख़त्म होती है। इसके अलावा एक छोटी सी एग्जांपल है आपके बुक से, उसको भी हम कवर कर लेते हैं यहीं, ठीक है, ताकि ये मज़ीद ये जो अर्न वैल्यू प्लान वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट है ये मज़ीद थोड़ा सा क्लियर हो सके। ओके, सो ये हमारे पास जो एक छोटी सी एग्जांपल है, यहाँ जो है हमें जो एक वर्क पैकेज है उसके बारे में अब हम बात करें कि हमारे पास इनिशियल जो हमने उसके लिए कॉस्ट रखी थी उस वर्क पैकेज के लिए डैट वाज 1500, यानी कि ये हमारे पास जो है उसकी प्लान वैल्यू थी। दे वर ओरिजिनली scheduled to have been finished today, ठीक है। एट दिस पॉइंट however we have actually expanded to 1350, यानी कि ये 1350 जो है ये आपके पास जो है आपके पास ये एक्चुअल कॉस्ट है। एंड वी एस्टिमेट दैट वी हैव कंप्लीटेड 2/3 ऑफ द वर्क। व्हाट आर द कॉस्ट एंड स्केड्यूल वेरिएंसेस। सो यहाँ से जो है सिंपल अगर हम डाटा को रीराइट करें सो हमारे पास यहाँ से जो प्लान वैल्यू है दैट इज 1500 USD, और उसके साथ साथ हमारे पास जो एक्चुअल कॉस्ट है दैट इज 1350 USD। अगर हमने अर्न वैल्यू फाइंड आउट करनी है सो अर्न वैल्यू जो है इस केस में आपके पास होगा ये जो 1500 है, ठीक है, इसमें से आप मल्टीप्लाई करेंगे 2/3, क्योंकि वैल्यू आपने वही अर्न किया है जिसके लिए बेसिकली जितना एक आपने काम किया। सो इसको जो है हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है, बल्कि यहीं कैलकुलेट कर लेते हैं। ये देखते हैं 1500 मल्टीप्लाई बाय 0.667, ये बनता है 1000.5। सो लिख देते हैं 10.5। ओके, सो ये हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब हम आ जाते हैं बाकी कैलकुलेशंस के ऊपर। सो सबसे पहले जो है हमने कॉस्ट वेरिएंस हमने फाइंड आउट करनी है CV, दैट इज इक्वल टू द अर्न वैल्यू माइनस एक्चुअल कॉस्ट, ठीक है, यानी कि 1000.5 माइनस 1350, इसको जो है हम डॉलर्स लिख देते हैं। सो ये वैल्यू जो है हमारे पास 349.5 बनेगी, या फिर मैं इसको राउंड ऑफ करके 350 ही कर देता हूँ, ठीक है। सो ये एक वैल्यू हमने फाइंड आउट की, ठीक है। सो इसी को हम यूटिलाइज करेंगे और हम यहाँ से कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडिकेटर हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं। CPI दैट वुड बी इक्वल टू अर्न वैल्यू ओवर एक्चुअल कॉस्ट, सो दैट इज अराउंड 0.74। इसी के साथ साथ अगर हमने अभी स्केड्यूल्ड कॉस्ट इसकी फाइंड आउट करनी है या स्केड्यूल्ड वेरिएंस जो है बेसिकली SV, दैट वुड बी इक्वल टू अर्न वैल्यू माइनस प्लान वैल्यू। सो ये वैल्यू हमारे पास जो है तकरीबन $500 बनेगी, ठीक है।
और अगर इसी तरह हमने जो है इसका परफॉर्मेंस इंडिकेटर अगर हमने फाइंड आउट करना, सो दैट वुड बी द एंड वैल्यू डिवाइडेड बाय द प्लान वैल्यू। सो जब हम इनको सॉल्व करेंगे, सो ये वैल्यू हमारे पास बनेगी 0.67। सो इस तरह जो है हमारे पास ये एक स्मॉल सी एग्जांपल थी, हमारे पास ख़त्म होती है। ठीक है, थोड़ा सा एक आइडिया हुआ होगा आपको कि चीज़ें जो हैं कैसे इसमें मूव करती हैं। ओके, और अच्छा एक और चीज़ जो हमारे पास ये प्रॉब्लम थी, इसमें आप यहाँ एक लाइन देखिएगा, इन दिस प्रॉब्लम चेंजिंग द actual cost value only affects the cost related measures and indices. The scheduled variance and the scheduled performance indicator are unaffected by change in actual cost। ठीक है, सो ये बेसिकली इंडिकेटर है, ये आप देख रहे हैं डिफरेंट वैल्यूज़ के ऊपर। अगर एक्चुअल कॉस्ट आप 750 कर दें तभी आपके पास यही इंडिकेटर है, तो इसको खुद सॉल्व करके देखिएगा। यहाँ जो है न्यूमेरिकल जो है हमारा ख़त्म हुआ और साथ ही जो है हमारे टॉपिक भी ख़त्म होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव कर जाएंगे जो हमारे पास है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट एनालिसिस।